हेलो एवरीवन, माय नेम इज मंथन पटेल और आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल कैम टीवी पे। आई होप प्रिपरेशन सब लोग अच्छे तरीके से कर रहे हो। कॉलॉइड्स के बारे में पढ़ रहे थे, सरफेस केमिस्ट्री चालू था। कॉलॉइड्स का जो टॉपिक है उसके अंदर बहुत डीपली हमने पढ़ लिया, उसका प्रिपरेशन पढ़ लिया, कॉलॉइड्स क्या होते हैं वो जान लिया, प्योरिफिकेशन भी हमने इवन खत्म कर दिया। अब उस कॉलॉइड्स का हम प्रॉपर जो उनकी जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि उस प्रॉपर्टी के अंदर जनरली जो मेन उसकी जो प्रॉपर्टी है वो मेन दो प्रॉपर्टी है उसकी। एक उसकी जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टी है और एक उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है। लेकिन एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जो है उसको लेके एक पूरा टॉपिक है जेटा पोटेंशियल। वो जो टॉपिक है वो हम अगले लेक्चर के अंदर करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा डीप टॉपिक है और यहाँ पे हमें उसकी दूसरी प्रॉपर्टीज के बारे में सबके बारे में जान लेना है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर जो भी कॉलॉइड्स के बारे में सीखे हैं उसकी जो भी हमने इवन एप्लीकेशन भी हमने देखी है, या हमने उसको प्योरीफाई जब भी किया है या जब भी उसको प्रिपेयर किया है, तो कहीं ना कहीं हमने कॉलॉइड्स के साथ जो सारे इक्वेशंस बनाए हैं, जो सारी प्रोसेसेस की है, वो सारी बातों का यूज यहाँ पे आएगा। प्रॉपर्टीज के अंदर वो सारी बातें आपको फिर से याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी बहुत काम में आएगी आपको, स्पेशली एमसीक्यू के अंदर। ये जो है 2 मार्क के क्वेश्चन में तो आती ही है, बराबर। इसमें से एक आईएमपी क्वेश्चन टिंडल इफेक्ट भी है कॉलॉइड्स का, जो आप इवन 9th में पढ़ के आए हो, आपको पता है वो बात। लेकिन एक बात यहाँ पे आपको जो खास सीखनी है वो इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बारे में मैं आपको यहाँ पे ओवरव्यू तो दे ही दूंगा, लेकिन अगले लेक्चर के अंदर उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे, क्योंकि वहां पे कुछ लेयर्स बनते हैं, वो लेयर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है जो कि हम अगले लेक्चर में जानेंगे। लेकिन फिलहाल हमारा जो आज का लेक्चर है, उस आज के लेक्चर के अंदर हमें जाननी है उसकी जो दूसरी प्रॉपर्टीज है वो खास, ठीक है। इनमें से कुछ प्रॉपर्टी शायद आपकी एनसीईआरटी के अंदर नहीं दी गई है, लेकिन वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा काम की है, जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा सारी प्रॉपर्टीज के अंदर। चालू करते हैं सेशन आज का। कॉलॉइड्स के अंदर हमें पढ़नी है सबसे पहले हमारा जो टॉपिक आज का है, टाइटल लगाइए, नोटबुक और पेन लिखिए, ले लीजिए और साथ में ही आप लोग लिखे जाइएगा। कॉलॉइड्स का सबसे पहला हमें बात करनी है आज के टॉपिक के अंदर हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइड्स और कॉलॉइडल पार्टिकल्स। क्लियर? प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइड्स और कॉलॉइडल पार्टिकल। इसके अंदर हमें बहुत सारी प्रॉपर्टी पढ़नी है, टोटल 6 प्रॉपर्टी है। मैंने जैसे जो प्रॉपर्टी कहा कि मेन 2 प्रॉपर्टी है, वो 2 प्रॉपर्टी तो पढ़ ली, उसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉपर्टी जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है। मैंने कहा कुछ आपकी एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, लेकिन जो काम की है वो मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी हम बात करते हैं, सबसे पहला वो है हीटेरोजीनियस नेचर। सबसे पहली प्रॉपर्टी है हीटेरोजीनियस नेचर, ठीक है। डिटेल में बाद में बात करते हैं, पहले मैं आपको लिस्टिंग करवा देता हूं हमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद डिटेल में हम आगे जाते हैं। उसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तीसरी उसकी जो प्रॉपर्टी है वो है फिल्टरेबिलिटी। देन आफ्टर उसकी जो 4th नंबर की प्रॉपर्टी है और जो सबसे आईएमपी है वो है ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। और इस ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हमें फर्दर 2 प्रॉपर्टी पढ़नी है। हमें उस ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के अंदर फर्दर 2 प्रॉपर्टी पढ़नी है। फर्स्ट हमें पढ़ना है वहां पे टिंडल इफेक्ट। फर्स्ट उसके अंदर हमें पढ़ना है टिंडल इफेक्ट एंड सेकंड है कलर, ठीक है। ये 2 बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा। और उसके बाद 5th नंबर की हमारी प्रॉपर्टी है, ये भी मोस्ट आईएमपी है, ये भी बहुत काम की है, वो है ब्राउनियन मोशन और ब्राउनियन मूवमेंट भी कह सकते हो आप उसको। ब्राउनियन मोशन और ब्राउनियन मूवमेंट भी आप कह सकते हो, ठीक है। एंड देन आफ्टर 6th नंबर, जो कि एक पूरा अलग टॉपिक है, जो मैंने कहा कि हम अगले लेक्चर में ले जाएंगे इस टॉपिक को, लेकिन अभी इसके अंदर हम ओवरव्यू तो लेंगे ही। वो है इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। क्योंकि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हमें 2 टॉपिक पढ़ने हैं, एक जेटा पोटेंशियल और एक इलेक्ट्रोफोरेसिस।
देखिए बहुत ही जल्द चैप्टर खत्म होने वाला है, क्योंकि दो ही टॉपिक हमारे मेन है जो बाकी रह गए हैं। ये जो है उसको छोड़ के दो टॉपिक बाकी रह गए हैं। एक जैसे मैंने कहा कि अगले लेक्चर के अंदर हम इसके जो फर्दर पार्ट लेने वाले वो है जेटा पोटेंशियल और इलेक्ट्रोफोरेसिस, और आखिरी लेक्चर में हम जाएंगे इमल्सन और कोगुलेशन के अंदर और कॉलॉइड्स की कुछ एप्लीकेशन, वहां पे हम चैप्टर को खत्म करेंगे। मतलब कि अब मिनिमम 2 हमारे लेक्चर रह गए खत्म होने में, तो ध्यान दीजिएगा, वापस से पूरे चैप्टर को एक बार रिकैप कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं हीटेरोजेनियस नेचर के बारे में। पहले समझ लीजिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। फर्स्ट वन इज द हीटेरोजेनियस नेचर। सेकंड वन हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, कॉलॉइड्स के बारे में, या तो कॉलॉइडल पार्टिकल्स के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं, या तो हम बात कर रहे हैं कॉलॉइड्स के बारे में या तो कॉलॉइडल पार्टिकल, उसकी प्रॉपर्टी। फर्स्ट वन इज द हीटेरोजेनियस नेचर। सेकंड वन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, मैंने आपको बहुत सारी बार पढ़ा दिया, इवन सॉल्यूशन के अंदर भी आ गया। देन आफ्टर फिल्टरेबिलिटी। फिल्टरेबिलिटी क्या है वो भी हमने उसका जब प्रिपरेशन पढ़ा था या प्यूरिफिकेशन पढ़ा था, उसके अंदर दोनों जगह पे इसका काम आया था। याद कीजिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वहां पे आया था। देन आफ्टर ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हमें 2 पढ़नी है, जो जिसमें से ये जो है वो मोस्ट आईएमवी है, टिंडल इफेक्ट। देन आफ्टर कलर एंड फिफ्थ नंबर है ब्राउनियन मूवमेंट एंड देन आफ्टर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। क्लियर, चलो करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हीटेरोजेनियस नेचर। फर्स्ट वन इज द हीटेरोजेनियस नेचर। अब यहाँ पे देखिए हेटेरोजेनियस नेचर, ये मैंने आपको सबसे पहले लेक्चर के अंदर पढ़ा दिया कि मैंने आपको कंपेयर भी करवाया था कि ट्रू सॉल्यूशन होता है हमारे पास, क्लियर ना, एक ट्रू सॉल्यूशन होता है और एक हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन होता है, उसके बीच के जो पार्टिकल होते हैं। ट्रू सॉल्यूशन के बारे में हमने डिस्कस किया था कि ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल की साइज होती है वो क्या होती है, ट्रू सॉल्यूशन की साइज 1 नैनोमीटर से कम, और हेटेरोजेनियस की साइज क्या होती है 10⁻³ नैनोमीटर से ज्यादा। और इन बिटवीन हमारे कॉलॉइड्स के पार्टिकल की साइज आती है क्या, 1 नैनोमीटर टू 10⁻³ नैनोमीटर। क्लियर ना, रेडी। और हेटेरोजेनियस क्यों होता है ये, हेटेरोजेनियस आप लोग जानते हो हेटेरोजेनियस किसे कहते हैं, एक फिक्स्ड बाउंड्री से हम जिसको अलग कर सकते हैं। फिक्स्ड बाउंड्री से हम कह सकते हैं कि भाई ये फॉर एन एग्जांपल हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन किसे कहा था, जिसमें अंदर हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट दिखा सकते हैं, लाइक सैंड एंड वाटर। भाई ये मिट्टी है, ये पानी है, हम उसको अलग दिखा सकते हैं। वैसे यहाँ पे कौन से 2 पार्ट थे हमारे, थे डिस्पर्ड फेज, शॉर्ट में लिख रहा हूं, एंड दूसरा कौन था, डिस्पर्सिंग मीडियम। क्या था, एक था डिस्पर्ड फेज और एक था डिस्पर्सिंग मीडियम। यानी कि ये हेटेरोजेनियस क्यों होते हैं नेचर के अंदर, क्योंकि इनके अंदर डिस्पर्ड फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम अपने आप को एक अलग बाउंड्री से रिलेट करते हैं, अलग बाउंड्री से क्या करते हैं, अलग करते हैं। क्लियर ना, डिफर करते हैं। डिस्पर्ड फेज डिस्पर्सिंग मीडियम अपने आप को एक अलग बाउंड्री से क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। ठीक है, ये उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, क्या है, हेटेरोजेनियस। देखिए बहुत ही इजी प्रॉपर्टी है, बहुत ही शांति से आप लोग देखिएगा पूरे लेक्चर को। इसके अंदर से कुछ ऐसे टॉपिक है जो डीप में जाने हैं, कुछ ऐसे हैं जो आराम से समझ में आ जाएंगे। क्लियर, तो ध्यान रखिएगा, और जो भी मैं बोल रहा हूँ लेक्चर के अंदर वो सारी बातों को आप लोग साथ में नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है ना। चलिए सेकंड प्रॉपर्टी बारे में बात करते हैं, वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो क्या है मैंने आपको सिखा दिया है, लेकिन आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो एग्जांपल है उसके ऊपर शायद आपको याद आ जाएगा कौन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि हमने पढ़ा था सॉल्यूशन के अंदर फ्रीजिंग पॉइंट का जो डिप्रेशन होता है, मतलब कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, देन आफ्टर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, देन आफ्टर ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सारी की सारी कौन सी प्रॉपर्टी कही जाती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब ये जो है ना आपके एनसीईआरटी के अंदर शायद नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो किस तरीके से इफेक्ट करती है। मैंने आपको जब कॉलॉइड्स पढ़ाए तब कॉलॉइड्स के अंदर मैंने आपको एक चीज के बारे में डिस्कस किया था। कॉलॉइड्स के अंदर वो डिस्कशन क्या थी हमारी, कि कॉलॉइड्स के जो पार्टिकल होते हैं उसकी साइज 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर के बीच में होती है। तो वो जो हमारे कॉलॉइड्स पार्टिकल होते हैं, वो कॉलॉइड्स पार्टिकल समझना, वो जो हमारे कॉलॉइड्स पार्टिकल होते हैं, वो कॉलॉइड्स पार्टिकल वो जो है उनके पार्टिकल की साइज अगर 1 से 10⁻³ नैनोमीटर के बीच में है, तो उनका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास वो क्या होता है, ज्यादा होता है। क्लियर ना, मॉलिक्यूलर मास उनका ज्यादा होता है, और ये मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होने की वजह से इनका सॉल्यूशन के अंदर, देखिए ये सॉल्यूशन, जैसे कि मेरे पास कोई कॉलोइडल सॉल्यूशन है, क्लियर, ये कॉलोइडल सॉल्यूशन के अंदर इस कॉलोइड पार्टिकल का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है। इसकी वजह से आप लोग जानते हो इसका जो मोल फ्रैक्शन है, क्या, इसका जो मोल फ्रैक्शन है वो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाता है,
कम हो जाता है। क्या हो जाता है? मोल फ्रैक्शन कम हो जाता है। मोल कॉन्सेप्ट में आप लोग ये पढ़े हुए हो, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है उनका मोल फ्रैक्शन कम रहता है, क्योंकि उसकी जो मास है, उसका जो वेट है वो ज्यादा है, मतलब कि वो कम डिसोल्व हो पाएंगे, मोल फ्रैक्शन उसका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? उसका कम हो जाएगा। और अगर ये मोल फ्रैक्शन उसका कम हो जाएगा तो हमें आइडेंटिफिकेशन करना हो तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है हमारे कॉलॉइड्स की, वो डिपेंड करती है मोल फ्रैक्शन के ऊपर, यानी कि इसकी वजह से द जो वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, द वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आल्सो लेस, वो भी क्या हो जाती है? कम। इस बात को ध्यान रखिएगा खास, क्या कि हमारी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो डिपेंड्स करती है किसके ऊपर? डिसोल्यूशन के ऊपर सबसे पहले तो, कि भाई कॉलॉइड पार्टिकल, उसका मॉलिक्यूलर मास अगर ज्यादा है तो उसका मोल फ्रैक्शन कम हो जाएगा। सीधी बात है, कॉलॉइड्स का मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन के अंदर कम हो जाएगा। कॉलॉइड के पार्टिकल का मोल फ्रैक्शन, मैं फिर से बोल रहा हूं, समझना, शांति से लिखिएगा भी उसको, कॉलॉइड पार्टिकल का मोल फ्रैक्शन हमारे सॉल्यूशन के अंदर क्या हो जाएगा? कम। अगर सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन कम हो जाएगा तो सारी जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जैसे कि आप एग्जांपल के अंदर लिख सकते हो, फॉर एन एग्जांपल आप लिख सकते हो, मैंने अभी बताया, जैसे कि डिप्रेशन इन freezing point, depression in freezing point, then after elevation in boiling point, elevation in boiling point, then after osmotic pressure, ये सारी बातें जो है, ये सारी प्रॉपर्टी जो है, सारी प्रॉपर्टी वो क्या, उसकी वैल्यू क्या होती है? कम हो जाती है। क्या हो जाती है? इनकी सबकी वैल्यू क्या हो जाती है? कम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है कॉलॉइड्स के पार्टिकल का ज्यादा। एक एग्जांपल आपको एक मैं समझाता हूं किस तरीके से। देखिए, जैसे कोई पॉलीमर होता है, वो पॉलीमर के मॉलिक्यूलर मास हमें अगर ढूंढने हो, पॉलीमर जो होता है ना, वो पॉलीमर के मॉलिक्यूलर मास अगर मुझे ढूंढने हो तो वो मॉलिक्यूलर मास ढूंढने के लिए मुझे यूज करना पड़ता है किसका? ऑस्मोटिक प्रेशर का। किसका यूज करना पड़ता है? ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। पॉलीमर का मॉलिक्यूलर मास ढूंढने के लिए मुझे ऑस्मोटिक प्रेशर का सहारा लेना पड़ता है, और यहाँ पे मुझे पता चल जाता है कि कॉलॉइड्स पार्टिकल, पॉलीमर कॉलॉइड्स पार्टिकल कहे जाते हैं, तो पॉलीमर्स जब कॉलॉइडल सॉल्यूशन की कंपैरिजन में आते हैं तब ऑस्मोटिक प्रेशर की मदद से पता चल जाता है कि उनकी ये प्रॉपर्टी बहुत कम रहती है, इसलिए इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा रहता है। और क्या होता है, वो कंपैरिजन इन दोनों की पता चल जाती है कि ऑस्मोटिक प्रेशर और पॉलीमर, उसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो डिपेंड्स करेगा किसके ऊपर? ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर। क्लियर? तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उसका क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा, इसलिए पॉलीमर्स का जो मॉलिक्यूलर मास होता है ज्यादा हो जाएगा। पता चल जाता है क्यों? क्योंकि वो तो कौन से पार्टिकल होते हैं? कॉलॉइड्स पार्टिकल। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा खास इस बात को कि पॉलीमर्स, ये एग्जांपल सिर्फ मैंने दिया है, इसको आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ना लिखना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सारी बातों को आपको लिखना पड़ेगा कि भाई ये जो है ना वो सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड्स करता है कि उसका जो मोल फ्रैक्शन है वो कितना अंदर होगा, सॉल्यूशन के अंदर कॉलॉइड का मोल फ्रैक्शन कितना होगा। ठीक है, इन शॉर्ट ओवरऑल आपको क्या ध्यान रखना है, हम पढ़ रहे थे कॉलॉइड्स की प्रॉपर्टी, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कॉलॉइडल सॉल्यूशन के लिए क्या होती है? कम रहती है। क्यों? क्योंकि उनका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा रहता है, इसकी वजह से वो कॉलॉइड पार्टिकल का सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन कम हो जाता है। दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वैल्यू इज लेस। क्लियर? समझ में आएगा? ठीक है, तो ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। देन आफ्टर हम बात करते हैं फिल्टरेबिलिटी के बारे में। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। देन आफ्टर हमारी जो थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी थी, थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी वो है फिल्टरेबिलिटी। टाइटल लगाइए, फिल्टरेबिलिटी। फिल्टरेबिलिटी क्या है आप लोग सीख गए हो, प्योरिफिकेशन के अंदर भी आ गया है कि कॉलॉइड के पार्टिकल की जो साइज होती है जनरली अगर हम देखते हैं तो छोटी होती है, 10⁻1 से लेके 10⁻3 नैनोमीटर के बीच में। एज कंपेयर टू ट्रू सॉल्यूशन तो बड़ी होती है, हेटेरोजेनियस के कंपैरिजन में तो छोटी होती है। क्लियर? तो नॉर्मली भी देखने जाए तो 1 से लेके 10⁻3 नैनोमीटर तक की साइज, मतलब बहुत कम साइज है, बहुत छोटी साइज है। क्लियर? उतनी छोटी साइज के पार्टिकल हमारे नॉर्मल फिल्टर पेपर, हमारे जो नॉर्मल फिल्टर पेपर के अंदर से क्या हो सकते हैं? आसानी से पास आउट हो सकते हैं। क्यों? ड्यू टू स्मॉल साइज, the particles of colloids, means मैं colloid लिख रहा हूँ, आप लोग ध्यान लिख दीजिएगा अपने हिसाब से। Due to small size, the particle of the colloids is pass out from normal
नॉर्मल फिल्टर पेपर के अंदर से वो आसानी से पास आउट हो जाता है, क्लियर ना। क्योंकि ये जैसे कि देखिए नॉर्मल फिल्टर पेपर है, नॉर्मल फिल्टर पेपर के जो पोर्स होते हैं वो पोर्स क्या होते हैं, एज कंपेयर टू द साइज ऑफ कॉलॉइड पार्टिकल बड़े होते हैं, क्लियर ना। और वो छोटे छोटे जो पार्टिकल होते हैं हमारे कॉलॉइड्स के, वो कॉलॉइड्स के पार्टिकल वहां से क्या हो जाते हैं, इसके अंदर से क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। इसके अंदर से देखिए यहाँ से ये पार्टिकल क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे बंद, क्लियर, आसानी से। रेडी। आप एग्जाम जैसे मैंने आपको एग्जांपल पहले भी दिया है कि पानी होता है, वो पानी को हम जिस फिल्टर पेपर से फिल्ट्रेट करते हैं और चाय को जिस फिल्टर पेपर से फिल्ट्रेट करते हैं उन दोनों में फर्क है, क्लियर। वैसे तो यहाँ पे देखिए छोटे छोटे पार्टिकल इसके अंदर से फंस के बाहर निकल जाते हैं, क्लियर। पर इसीलिए हमने इसको प्रॉपर फिल्ट्रेट करने के लिए क्या बनाया था, इसकी जो ड्यू टू यहाँ पे भी आता है, ड्यू टू द स्मॉल साइज द कॉलॉइड पार्टिकल पास आउट फ्रॉम द नॉर्मल फिल्टर पेपर, सो द अल्ट्रा फिल्टर पेपर, और आप लिख सकते हो पार्चमेंट पेपर, अल्ट्रा फिल्टर पेपर और पार्चमेंट पेपर। देन आफ्टर आप लिख सकते हो एनिमल मेम्ब्रेन आप लिख सकते हो, क्लियर। तो एनिमल मेम्ब्रेन या तो पार्चमेंट पेपर या तो अल्ट्रा फिल्टर पेपर, या तो ये देखिए जैसे कि अल्ट्रा फिल्टर पेपर है ना जो बनाया जाता है, मैंने आपको बताया हुआ था किसकी कॉम्बिनेशन से, जिलेटिन प्लस फॉर्माल्डिहाइड। तो ऐसे मेड भी आप बना सकते हो अल्ट्रा फिल्टर पेपर, या तो हमारे पास पार्चमेंट पेपर या एनिमल मेम्ब्रेन होता है, उसके अंदर से ये जो कॉलॉइड के पार्टिकल होते हैं वो कॉलॉइड्स के पार्टिकल, वो पार्टिकल जो हमारे पास है कॉलॉइड्स के पार्टिकल, वो इसके अंदर से पास आउट जो है वो नहीं हो सकते, क्लियर ना, पास आउट नहीं हो सकते। और इसी की वजह से हम क्या कर सकते हैं, उसको फिल्ट्रेट कर सकते हो। रेडी। तो इसकी जो फिल्ट्रेबिलिटी है, क्लियर, वो फिल्ट्रेबिलिटी भी आप ध्यान में रखिएगा कि इसके जो पार्टिकल होते हैं उसकी साइज छोटी होती है, इसलिए नॉर्मल फिल्टर पेपर से वो लोग पास नहीं हो सकते। उसको हम प्रॉपर कोई अल्ट्रा फिल्टर पेपर या तो पार्चमेंट पेपर या तो एनिमल मेम्ब्रेन से प्रॉपर्ली हम उसको फिल्ट्रेट करवा सकते हैं। अब डायलिसिस के अंदर ये बात सीख गए अच्छी तरीके से, क्लियर ना। चलिए अब बात करते हैं हमारा जो आज का अहम टॉपिक है, हमारा जो सही में आज का लीगल टॉपिक है, वो टॉपिक के बारे में, वो है उसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। उसकी जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज होती है, वो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, उसमें दो प्रॉपर्टी है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में, उसमें से फर्स्ट हमें पढ़नी है वो है टिंडल इफेक्ट। फर्स्ट हमें जो पढ़नी है वो क्या है, टिंडल इफेक्ट समझिएगा। टिंडल इफेक्ट सबसे पहले तो आप लोग एक बात समझ लीजिए, आपने अब तक जहां भी पढ़ा होगा उसके बारे में मैं आपको बता दूं एक बात कि टिंडल इफेक्ट को ढूंढने वाला टिंडल नाम का साइंटिस्ट था, वो सही है, लेकिन सबसे पहले कॉलॉइड पार्टिकल के अंदर ऑप्टिकल प्रॉपर्टी टिंडल इफेक्ट को ऑब्जर्व करने वाला फैराडे था। सबसे पहले फैराडे नाम के साइंटिस्ट ने ये किया था, टिंडल इफेक्ट उसको ऑब्जर्व हुई थी। देन आफ्टर टिंडल ने उसके बारे में डिटेल स्टडी किया और फिर उसने बताया कि भाई इस तरीके की जो इफेक्ट होती है, और उसके नाम की याद में हम इसको टिंडल इफेक्ट कहते हैं। एक्चुअली में टिंडल इफेक्ट है क्या, आप समझ लीजिए, आप 9th में पढ़ के आए हो, वही टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है और कुछ नहीं है। जैसे कि मैं आपको कंपैरिजन करा देता हूं। पहले जैसे कि हम ले लेते हैं ट्रू सॉल्यूशन, क्या ले लेते हैं, हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन है, क्लियर। ट्रू सॉल्यूशन मतलब कि आप घर पे ही बना सकते हो, जैसे कि आप ले लो घर से नमक ले लो और पानी मिक्स कर दो, या तो ग्लूकोज ले लो और पानी मिक्स कर दो, क्लियर। एक ट्रू सॉल्यूशन बना दो जो कि होमोजेनियस होता है, रेडी। वो ट्रू सॉल्यूशन को आपने बना दिया जिसके अंदर हमारे पास वाटर प्लस ग्लूकोज या वाटर प्लस NaCl ऐसे पार्टिकल है, एज अ सॉल्यूट एंड एज अ सॉल्वेंट, क्लियर। इस ट्रू सॉल्यूशन के अंदर से समझना, इस ट्रू सॉल्यूशन के अंदर से अगर मैं टॉर्च की मदद से इस ट्रू सॉल्यूशन के अंदर से अगर मैं क्या करता हूं, लाइट को पास आउट करता हूं, तो यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे मुझे ऐसा पाथ देखने को प्रॉपर मिलता है। ये जो आपको दिख रहा है, ये पाथ जो है, ये बाउंड्री जो है, वो पाथ मुझे देखने को मिलता है। किसके अंदर देखने को मिलता है, यहाँ पे कॉलॉइड सॉल्यूशन के अंदर। किसके अंदर, कॉलॉइड। लेकिन हम फिलहाल किसकी बात करते हैं, ट्रू सॉल्यूशन के अंदर। तो ट्रू सॉल्यूशन के अंदर ये जो पाथ है, इसलिए मैंने देखिए बताया हुआ है, ये जो पाथ है वो पाथ प्रॉपरली यहाँ पे वो हमें दिखेगा नहीं, क्लियर, ये ध्यान रखिएगा। डू नॉट शो, ये जो है ना वो प्रॉपरली, ये जो पाथ है वो पाथ हमें प्रॉपरली दिखेगा नहीं, ये पाथ हमें दिखेगा नहीं, किसके अंदर, ट्रू सॉल्यूशन के अंदर। पर टिंडल नाम के साइंटिस्ट ने यही किया था। उसने क्या किया, सबसे पहले ट्रू सॉल्यूशन लिया,
ट्रू सॉल्यूशन के अंदर से उसने क्या किया, इस पार्टिकल इस लाइट को टॉर्च को पास आउट करवाया, तो ये जो लाइट का यहाँ पे रास्ता जो जा रहा है, ये जो वे है वो नहीं दिखता है। क्लियर। फिर उसने क्या किया, फिर उसने लिया एक प्रकार का कॉलॉइडल सॉल्यूशन। क्या लिया उसने, एक प्रकार का कॉलॉइडल सॉल्यूशन। कॉलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर से जैसे ही उसने उस टॉर्च की मदद से लाइट को पास आउट करवाया, जैसे देखिए यहाँ पे लाइट आ गई, वो लाइट से जैसे उसने पास आउट करवाया तो ये पाथ जो है, ये पाथ प्रॉपरली विजिबल हुआ। ये जो पाथ आपको दिख रहा है, ये पाथ डार्क बाउंड्री से मैं दिखा रहा हूं, ये पाथ जो है प्रॉपरली विजिबल हुआ। रेडी, प्रॉपरली विजिबल हुआ मतलब कि यहां पे ये पाथ टिंडल नाम के साइंटिस्ट को दिखा कि अगर भाई ये मैंने कॉलॉइडल सॉल्यूशन लिया हुआ है, मेरे पास कॉलॉइडल सॉल्यूशन जब है तो कॉलॉइडल सॉल्यूशन की साइज, उसके सॉरी पार्टिकल की साइज इसके पार्टिकल की साइज के कंपैरिजन में क्या होती है, बड़ी होती है। ट्रू सॉल्यूशन तो पार्टिकल छोटे होता है ना, इसकी साइज क्या होती है 1 नैनोमीटर से भी छोटी। क्लियर ना, लेस देन 1 नैनोमीटर। रेडी, सॉरी क्लियर, ये तो 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, लेकिन इसकी साइज क्या होती है 1 नैनोमीटर से लेके 10⁻³ नैनोमीटर के बीच में, यानी कि इसकी कंपैरिजन में तो बड़े होते हैं। रेडी, तो उसको ऐसा रास्ता देखने को मिला। एक्चुअल में ऐसा क्यों हुआ, उसके दो जो पॉइंट है वो पॉइंट किसी कोई लिखता नहीं है, ये सब लिख देते हैं, फिगर बना देते हैं, ये सब लिख देते हैं, पाथ विजिबल हो गया, उसको टिंडल इफेक्ट कहते हैं। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे का रीजन आप लोग जान लीजिए, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बात है। पहला रीजन, एक्चुअली में दो रीजन है। यहाँ पे देखिए, ये ट्रू सॉल्यूशन की बात आप जान लीजिए, हम कॉलॉइड की बात करते हैं। कॉलॉइड्स के पार्टिकल के अंदर जो कॉलॉइड पार्टिकल होते हैं, मतलब कि हमारा जो फेज है डिस्पर्ड फेज, क्लियर ना, वो जो डिस्पर्ड फेज यानी कि डिस्पर्ड पार्टिकल, मैं पूरा लिख देता हूं आपको पता चले, डिस्पर्ड पार्टिकल, वो जो पार्टिकल डिस्पर्ड पार्टिकल का जो डायमीटर होता है, समझना, डिस्पर्ड पार्टिकल का जो डायमीटर होता है वो डायमीटर कभी भी नॉट लेस देन, लिख रहा हूं ध्यान रखना, क्या डिस्पर्ड पार्टिकल का जो डायमीटर है वो कभी भी हमारी जो लाइट जो हम पास करवा रहे हैं, समझना बहुत काम का रीजन है ये, ध्यान रखिएगा खास। क्या ये जो लैम्बडा मींस द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्या डिस्पर्ड पार्टिकल एक्चुअली में ऐसा पाथ दिखने का रीजन क्या है, मैं आपको वो बता रहा हूं। क्या कि जो डिस्पर्ड पार्टिकल होते हैं, जो डिस्पर्ड पार्टिकल, वो पार्टिकल उनका जो डायमीटर होता है वो डायमीटर नॉट लेस देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट हो। अगर ऐसा हो तो ही ये पाथ देखने को मिलता है। यानी कि कॉलॉइड पार्टिकल जो होते हैं, इसके बीच में कॉलॉइड्स के पार्टिकल होंगे ना, वो कॉलॉइड्स के पार्टिकल यानी कि जो डिस्पर्जन मीडियम, माफ कीजिए डिस्पर्जन फेज यानी कि डिस्पर्ड पार्टिकल जो है उनका डायमीटर, हमने जो लाइट यहां से पास आउट करवाई है वो लाइट के वेवलेंथ से क्या कम नहीं होना चाहिए, और वो नहीं होता। इसकी वजह से यहाँ पे हमें पाथ देखने को मिलता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा खास। क्लियर, ये इस बात को खास ध्यान रखिएगा, नोट डाउन करना हो तो नोट डाउन भी कर दीजिएगा कि डिस्पर्ड पार्टिकल का डायमीटर कभी भी नॉट लेस देन, कभी भी नहीं होना चाहिए विजिबल लाइट की वेवलेंथ से कम। ठीक है, अगर ऐसा हुआ, ये अगर ऐसा हो गया तो ये पाथ हमें जो यहाँ पे जैसे पाथ दिखता है वो पाथ इसके अंदर, जैसे इसके अंदर दिखता ही नहीं है, यहाँ पे पाथ हमें दिखता नहीं है, यहाँ पे हमें पाथ दिखता है। क्लियर, ये सबसे बड़ा रीजन। दूसरा, एक्चुअल में यहाँ पे आप कौन सा रीजन लिखते थे, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। आप एक, वो भी राइट है, आप एक रीजन क्या लिखते थे, here the particle is scattered from the light, clear, in the light, sorry, the particle is scattered in the visible light। सही है, ये भी सही है, लेकिन इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि कोई भी पार्टिकल स्कैटर्ड होता है विजिबल लाइट में। स्कैटर का मतलब ऐसे बिखेर जाना, स्कैटर्ड होता है यानी कि प्रॉपर्ली दिख जाना, ऐसा भी समझ सकते हो कि भाई कोई भी पार्टिकल वो स्कैटर्ड इन द विजिबल लाइट, विजिबल लाइट के अंदर कॉलॉइड पार्टिकल्स स्कैटर्ड हो जाते हैं। क्लियर, इसलिए उनका ये जो पाथ है वो दिखता है। लेकिन इसका मतलब क्या कि भाई वो डिस्पर्ड पार्टिकल के जो, देखिए यहाँ पे पार्टिकल होंगे, उसका छोटा छोटा, ये एक पार्टिकल मैं आपको समझाता हूँ, ये एक पार्टिकल है, उसका जो ये डायमीटर है, वो डायमीटर हमने जो यहाँ से लाइट पास आउट करवाई है उसकी वेवलेंथ से कभी छोटा नहीं होना चाहिए। अगर उसकी वेवलेंथ से छोटा होगा तो ये बात बन जाएगी ना, हमारा पार्टिकल वो डायमेंशन का होना चाहिए जिस डायमेंशन प्रॉपर्ली स्कैटर्ड हो सके।
यहाँ तो स्कैटर्ड नहीं हो सकता, यहाँ पे स्कैटरिंग नहीं हो सकता है, इसीलिए तो यहाँ पे पाथ नहीं दिखता। यहाँ पे पाथ दिखता, उसका रीजन यही है। क्लियर? तो कंसेप्ट समझ में आ गया खास टिंडल इफेक्ट का, ये पहला रीजन है। और दूसरा रीजन है कि एक बात ये है कि यहाँ पे जो हमारा डिस्पर्ड फेज और हमारा जो डिस्पर्सिंग मीडियम होता है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, वापस बोल रहा हूं, आप लोग पूरा मेंशन कीजिएगा। हमारा जो डिस्पर्ड फेज और हमारा जो डिस्पर्सिंग मीडियम होता है, वो डिस्पर्ड फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप पढ़ गए कहां पे? 10th के अंदर। अभी डिटेल में नहीं जाना है, सिर्फ आपको नॉर्मली समझा दूं कि इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि पहले से डिसाइडेड होता है, फिक्स्ड रहता है, लाइक कांस्टेंट रहता है, वो उनके बीच का जो डिफरेंट है, समझना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, उनके बीच का जो डिफरेंट है वो डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे कि ये 1 है तो ये क्या होना चाहिए? 100 या 150, यानी कि इनके बीच का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंट है वो क्या होना चाहिए? लार्ज। क्या होना चाहिए? लार्ज। और ये होता है, यहाँ पे ये चीज होती है, यहाँ पे डिस्पर्ड फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होते हैं उनकी वैल्यू के बीच का, इनकी वैल्यू जो होती है उनका डिफरेंस क्या होता है? बहुत ज्यादा। ये दो चीजें जब होती है तब स्कैटर्ड होता है कोई भी पार्टिकल, और तब वो प्रॉपर सॉल्यूशन जो भी आपने लिया है वो टिंडल इफेक्ट शो करता है। टिंडल ने ये स्टडी किया था, ये ऑब्जर्वेशन लिए थे। क्लियर? ये बात कहीं पे नहीं बताई गई, कोई टेक्स्ट बुक में नहीं बताया गया कि ऐसे क्यों हुआ। ये समझ लीजिएगा, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल बात है कि आपको इतना पता है, सिर्फ इतना बता दिया गया है, पार्टिकल्स स्कैटर्ड इन द विजिबल लाइट, देन वी कैन से the colloidal solution showed Tyndall effect. Clear? But why? When first reason, फिर से एक बार बताता हूं, डिस्पर्ड पार्टिकल का डायमीटर कभी भी छोटा नहीं होता विजिबल लाइट के वेवलेंथ के हिसाब से, और उन दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? डिस्पर्ड फेज एंड डिस्पर्सिंग मीडियम, उनके बीच का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है वो डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, और सही में इसके अंदर वो चीज होती है, इसकी वजह से टिंडल इफेक्ट दिखती है। क्लियर? देन आफ्टर टिंडल इफेक्ट के एग्जांपल आप लोग लिख सकते हो, यहाँ पे जगह नहीं है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, आप लोग एग्जांपल हालांकि जानते ही हो, मैं आपको ओरली भी बता सकता हूँ। क्लियर? जैसे आप लिख लीजिएगा, ओरली बता देता हूँ। विंडो होती है मॉर्निंग में, आप सर्दी के मौसम में जब विंडो को ओपन करते हो तो आपको उसी पार्ट के अंदर सिर्फ क्या दिखता है? जो डस्ट के पार्टिकल उड़ते हुए होते हैं वो वहां पे दिखाई देता है। क्लियर ना? तो वो क्या है? क्योंकि वही पार्टिकल स्कैटर हुए, वही पार्टिकल उस विजिबल पाथ में स्कैटर हुए। आप मूवी देखने जाते हो तो मूवी के अंदर जैसे सिनेमा होता है पूरा, जब अंधेरा छा जाता है तब पीछे से जब प्रोजेक्टर में से जब मूवी उस स्क्रीन के ऊपर दिखाई जाती है तब क्या होता है? वहां से जहां से वो रोशनी आ रही है उतने ही पार्ट में आपको क्या दिखता है? सिर्फ उतने ही पार्ट में आपको क्या दिखता है? वो प्रॉपर विजिबल पाथ, उसी के अंदर डस्ट के पार्टिकल उड़ते हुए नजर आते हैं। क्लियर? गांव में जाते हैं तो जो ऐसे हमारे पास छत होती है, अगर उसके अंदर दरारें रहती है या कोई क्लोज रूम होता है जो डार्क रूम है, उसके अंदर से जरा सी भी रोशनी आ रही है तो वहीं पे डस्ट पार्टिकल उड़ते हुए नजर आते हैं। ये सब के सब एग्जांपल इन द इवन डेंस फॉरेस्ट, आपने मूवी में देखा होगा, जो डेंस फॉरेस्ट होते हैं बहुत ज्यादा, जो एकदम गीच जंगल होते हैं, उसके अंदर भी यही चीज देखने को मिलती है। क्लियर? तो ये सारे के सारे किसके एग्जांपल है? टिंडल इफेक्ट के। बेस्ट एग्जांपल आप ये मौसम में भी ले सकते हो, जैसे कि बारिश की मौसम होती है तो आप जैसे स्ट्रीट लाइट होती है वहां पे देखते हो ना कि कितनी भारी बारिश हो रही है, वो देखने के लिए आप स्ट्रीट लाइट की ओर देखते हो। क्यों? क्योंकि स्ट्रीट लाइट में आपको बारिश प्रॉपरली दिखाई देगी। वो किसका एग्जांपल है? टिंडल इफेक्ट का एग्जांपल। क्लियर? आप अपनी गाड़ी की जो लाइट होती है, वो गाड़ी की लाइट आपको बारिश दिखती है सिर्फ गाड़ी की लाइट में जब अंधेरा होता है। क्लियर ना? क्यों? क्योंकि उतना ही पार्ट आपने वही लाइट पास करवाई है, जैसे कि ये लाइट है, जैसे कि आपकी गाड़ी की लाइट उतने ही पार्ट में जा रही है, तो उतने ही पार्ट में क्या हो रहा है? आपको विजिबल पाथ मिल रहा है, मतलब कि वहीं पे आपको पार्टिकल्स स्कैटर होते हुए दिखाई देते हैं। क्लियर? ये है एक बेस्ट एग्जांपल किसका? टिंडल इफेक्ट का। क्लियर? तो ये सारी बातें टिंडल इफेक्ट के अंदर आपको लिखनी पड़ती है, तब जाके आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है? तो टिंडल इफेक्ट के बारे में जान लीजिए क्या है क्या नहीं। ठीक है? अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो फिर से एक बार वीडियो को वापस ले जाइए, शांति से वीडियो को देखिए। ठीक है? क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। खास इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो मैं साथ में बता ही देता हूं, क्योंकि वो बहुत छोटी प्रॉपर्टी है, कलर्ड प्रॉपर्टी। कलर जो है वो कलर है ना, वो चीज भी डिपेंड करती है किसके ऊपर? टिंडल इफेक्ट, जैसे हमने पढ़ा ना ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में, पहले टिंडल इफेक्ट थी और दूसरा हमारा जो दूसरी प्रॉपर्टी इसकी थी वो थी कलर। कलर जो होता है ना, कोई भी कॉलोइडल सॉल्यूशन का कलर वो भी डिपेंड करता है किसके ऊपर? वो जो विजिबल लाइट आप उसके ऊपर डाल रहे हो उसकी वेवलेंथ के ऊपर, वो कौन सी लाइट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर? लाइक ट्रांसमिटेड लाइट होती है तो मिल्क होता है ना, मिल्क एक कॉलोइडल सॉल्यूशन है। एक एग्जांपल देता हूं, मिल्क क्या है? एक कॉलोइडल सॉल्यूशन है। वो मिल्क अगर ट्रांसमिटेड लाइट के अंदर अगर हम देखते हैं तो हमें रेड दिखता है,
लेकिन नॉर्मल विजिबल लाइट में हमें क्या दिखता है, वायलेट, यानी कि थोड़ा सा लाइट ब्लू दिखता है। रेडी। गोल्ड का सोल एक बेस्ट एग्जांपल है, जो एमसी आता है, एमसी के अंदर आ भी गया है, उसको मैं यहाँ मेंशन भी कर रहा हूं। गोल्ड का सोल है वो शुरुआत में होता है रेड, लेकिन जैसे जैसे डिस्पर्स पार्टिकल की मात्रा उसके अंदर बढ़ती जाती है, वो रेड से धीरे धीरे, पहले गोल्ड का सोल होता है, माफ कीजिए, गोल्ड का जो सोल होता है वो शुरुआत में क्या होता है, रेड, रेड से वो धीरे धीरे कन्वर्ट होता है किसके अंदर, ब्लू, देन आफ्टर वो किसमें कन्वर्ट होता है, गोल्डन। रेडी। जैसे जैसे पार्टिकल की साइज बढ़ती जाती है, जैसे जैसे कॉलोइडल सॉल्यूशन के अंदर डिस्पर्स्ड फेज की पार्टिकल की साइज बढ़ती जाती है, क्लियर, वैसे वैसे क्या होता जाता है, ये जो कलर उसका है वो चेंज होता जाता है। क्लियर। तो इन शॉर्ट कलर भी किसके ऊपर डिपेंड करता है, कलर एक प्रकार की ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है, वो भी डिपेंड करता है किसके ऊपर, जो भी विजिबल लाइट है वो विजिबल लाइट के किसके, विजिबल लाइट की वेवलेंथ के ऊपर। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा खास। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते, ले लीजिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। 5th नंबर, उसके बाद समझ में आ गया टिंडल इफेक्ट क्या है, आगे से मैंने समझा, पूरा ध्यान रखिएगा। टिंडल इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आता है, डायरेक्ट एग्जाम में आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सीधा क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर वो पूछा जाता है। रेडी, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 5th नंबर की हमारी जो प्रॉपर्टी, आगे बढ़ते हैं। 5th नंबर के अंदर हमें पढ़ना है ब्राउनियन मोशन। क्या पढ़ना है, ब्राउनियन मोशन और ब्राउनियन मूवमेंट भी लिख सकते हो आप, ब्राउनियन मूवमेंट। क्लियर। ब्राउनियन मूवमेंट के बारे में सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये बात हमने पढ़ ली है स्टेट्स ऑफ मैटर में, याद कीजिए 11th के अंदर स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा था, उसके अंदर भी ये चीज आ गई थी। स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर हमने पढ़ा था ना काइनेटिक थियरी ऑफ गैसियस, KTG, याद कीजिए इस बात को। काइनेटिक थियरी ऑफ गैसियस के अंदर पढ़ा था, क्योंकि गैसियस के पार्टिकल जो होते हैं वो भी काइनेटिक यानी कि ब्राउनियन मूवमेंट में होते हैं, ब्राउनियन मोशन में होते हैं, ऐसा पढ़ा था ना हमने। ये भी क्या, ब्राउनियन मोशन, ऐसे रैंडम मोशन दिखाते हैं ना अपनी, इसके अंदर ये चीज पढ़ा था। सेम चीज यहाँ पे हमें पढ़नी है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा खास कि हमें यहाँ पे भी ये चीज के बारे में डिस्कशन करनी है। लेकिन उसके बारे में आपको एक बात बता दूं सबसे पहले कि भाई कॉलॉइड्स पार्टिकल किस तरीके से ब्राउनियन मोशन दिखाते हैं, क्यों कॉलॉइड्स पार्टिकल क्यों दिखाए, इनके पास तो प्रॉपर्टी है, गैसियस मॉलिक्यूल होते हैं, एंट्रोपी की वैल्यू मैक्सिमम होती है, इसलिए भाई दिखाते हैं, यहाँ से वहां घूमते रहते हैं। कॉलॉइड के अंदर क्यों, देखिए सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने पोलन ग्रेन, बायो वालों को ये चीज पता होगी शायद, पोलन ग्रेन फ्लावर्स के अंदर जो होता है, वो पोलन ग्रेन के अंदर जो प्रेजेंट जो लिक्विड होता है, वो लिक्विड एकदम उन्होंने ऐसा ऑब्जर्व किया था कि एकदम वो क्या रहता है, स्टील, बट उसके अंदर के पार्टिकल कंटिन्यूअस मूवमेंट में रहते हैं, और वो जो सॉल्यूशन होता है वो एक प्रकार का कॉलोइडल सॉल्यूशन होता है। तो उसके ऊपर से उन्होंने एग्जांपल और ऑब्जर्वेशन किए थे, और उसके ऊपर से उन्होंने अलग अलग प्रकार के एक्सपेरिमेंट भी किए थे। वहां पे उनको पता चल गया इस बात का कि कॉलोइडल पार्टिकल भी ब्राउनियन मोशन दिखाते हैं। क्लियर ना, क्यों दिखाते हैं मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं, जैसे हर वक्त हम बात करते हैं विद एग्जांपल। देखिए जैसे मैंने एक सॉल्यूशन ले लिया कॉलोइडल पार्टिकल, रेडी, ये कॉलोइडल कॉलोइडल सॉल्यूशन मैंने ले लिया। इस कॉलोइडल सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास क्या होता है, दो प्रकार के पार्ट होते हैं, जैसे हमारे सॉल्यूशन में होते हैं सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, वैसे इसके अंदर भी हमारे पास दो पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा डिस्पर्सिंग मीडियम और एक हमारे पास होता है डिस्पर्ड फेज। क्लियर ना, डिस्पर्ड फेज एक होता है और एक होता है डिस्पर्सिंग मीडियम। अब देखिए समझिए यहाँ पे कि ब्राउनियन मोशन जो है वो ब्राउनियन मोशन क्यों दिखती है। डिस्पर्ड फेज के पार्टिकल होते हैं ना, वो डिस्पर्ड फेज के पार्टिकल कंपेयर टू डिस्पर्सिंग मीडियम छोटे होते हैं। क्लियर, माफ कीजिए बड़े होते हैं, क्योंकि डिस्पर्ड फेज के पार्टिकल जो होते हैं वो कॉलॉइड पार्टिकल, हमारे सॉल्व बनाने वाले पार्टिकल है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो डिस्पर्सिंग, जैसे ही हमने इस डिस्पर्ड फेज जिसके इसके अंदर हम डालते हैं और हमारा पूरा सॉल्यूशन बनता है, ये जो है वो पूरा जैसे ही हमारा कॉलॉइडल सॉल्यूशन बनता है, उस वक्त ये जो डिस्पर्ड फेज, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, ये एक डिस्पर्ड फेज का मॉलिक्यूल है। क्लियर ना, ये हमारा एक डिस्पर्ड फेज है। उसको जैसे ही हमने इसके अंदर डाला, उसके आसपास छोटे छोटे दूसरे ये जो डिस्पर्सिंग मीडियम के जो पार्टिकल होते हैं, डिस्पर्सिंग मीडियम जो है उसके ये जो पार्टिकल होते हैं, वो डिस्पर्सिंग मीडियम के पार्टिकल क्या हो जाते हैं, उसके आसपास आ जाते हैं और क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, कोलिजन करते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ टकराते हैं। क्या करते हैं, दूसरे के साथ ऐसे टकराते हैं, मतलब कि ये इसके साथ टकराएगा, ये इसके साथ टकराएगा, ये भी टकराएगा, ये भी टकराएगा, ये भी टकराएगा, मतलब कि ये भाई जो कि शांत बैठा हुआ था, क्लियर, ये भाई जो कि शांत बैठा हुआ था, ये पार्टिकल ने क्या किया, अपनी एनर्जी इन लोगों के ऊपर क्या कर दी, ट्रांसमिट कर दी।
ये तो खुद मोशन में ही होते हैं। इन लोगों ने क्या किया, इसके ऊपर अपनी एनर्जी क्या कर दी, ट्रांसमिट कर दी, मतलब कि ये भी क्या हो गया, मूवमेंट में आ गया, ये भी क्या हो गया, मूवमेंट में आ गया। इसकी वजह से ये भी रैंडम मोशन करने लगेगा। जो ऐसे फ्री बैठा था वो ऐसे 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 क्या करेगा, ऐसे रैंडम मोशन करने लगेगा। क्लियर? इसको हमने क्या कहा था, ब्राउनियन मोशन कहा था। ये भी आपने ये डायग्राम पढ़ा हुआ है, पहले यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। क्लियर? यानी कि इस तरीके से वो ब्राउनियन मोशन दिखाएगा। भाई बेस्ट एग्जांपल है इसका, हमारे पास ही होता है। आप लोग बॉम्बे जाते हो, बॉम्बे गए होंगे शायद, तो बॉम्बे गए हो तो वहां पे जो ट्रेन की जो सिस्टम है, वहां पे प्लेटफॉर्म के ऊपर आप खड़े हो जाओ सिर्फ, फिर भी आप सिर्फ खड़े होना है आपको। आप वहां पे खड़े रहोगे तो भी आपको पकड़ के कोई ट्रेन पे चढ़ा भी देगा और ट्रेन से उतार भी देगा। क्लियर? मतलब कि समझ लो आप ये हो और ये वो दूसरे पैसेंजर है जो ट्रेन के चढ़ने आए हैं। ये क्या करेंगे, उनकी एनर्जी आपको दे देंगे। मतलब कि आप शांति से बैठे हुए हो, आपके पास एनर्जी है, फिर भी आप शांति से बैठे हो, लेकिन क्या करोगे आप, इन सब के कंटिन्यूअस बॉम्बार्डिंग की वजह से, इनकी एनर्जी के कंटिन्यूअस बॉम्बार्डिंग की वजह से क्या होंगे, आप भी मोशन में आ जाओगे। मतलब कि आप भी यहाँ वहां रैंडमली भागने लगोगे। आपको चढ़ना होता है दूसरी जगह पे और चढ़ जाते हो कोई दूसरे डिब्बे में। क्लियर? उतरना होता है चर्च गेट पे, उतर जाते हो बोरीवली में। क्लियर? तो ये ध्यान रखना है कि ये जो पार्टिकल है उसको कोई दूसरे होते हैं वो मोशन देते हैं, और इसीलिए उनको जाना कहीं और होता है, वो चले जाते हैं कहीं और, इसलिए वो फटाफट से क्या होने लगते हैं, रैंडमली यहाँ से वहां मूव होने लगते हैं। उनको होना नहीं होता। पर ये जो बाकी के जो पार्टिकल है, किसके, ये जो है ना, ये पार्टिकल हमारा डिस्पर्ड फेज है। ये पार्टिकल कौन है, हमारा डिस्पर्ड फेज। और ये जो है वो कौन है, हमारे डिस्पर्सिंग मीडियम। तो डिस्पर्सिंग मीडियम के पार्टिकल, ये डिस्पर्सिंग मीडियम जैसे ऊपर से आया, डिस्पर्सिंग मीडियम के पार्टिकल क्या करेंगे, उसकी खुद की एनर्जी इसके ऊपर लगाएंगे। सिंपल। तो डिपेंड करेगा कि डिस्पर्सिंग मीडियम के पार्टिकल की ताकत कितनी है। अगर ज्यादा ताकत होगी तो उसको फटाफट से मूवमेंट में ला देगा। सही है ना? आपको कोई ऐसा हैवी बॉडी वाला उठा के चला जाएगा तो कहीं ना कहीं दूसरी दूर फेंक देगा, और कोई पतली सी बॉडी वाला होगा तो आप नजदीक कहीं पे गिरोगे। क्लियर? तो इन शॉर्ट कहने का मतलब कि ये डिपेंड करेगा, इसकी जो मोशन है, इसकी जो ब्राउनियन मोशन है वो डिपेंड करेगी कि भाई आपके डिस्पर्सिंग मीडियम के पार्टिकल जो है उसके पास एनर्जी कितनी है। ठीक है? तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। क्या ब्राउनियन मूवमेंट, वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी एग्जाम में आता है, ध्यान रखिएगा खास। ठीक है? देन आफ्टर अवर लास्ट टॉपिक, जो कि हम डिटेल में तो आगे ही पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिलहाल हम उसके डिस्कस करते हैं यहाँ पे, वो है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज क्या है समझ लीजिए। मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे देता हूं क्योंकि इसको लेके पूरा टॉपिक हमें पढ़ना ही है। हाँ, प्रॉपर्टीज जब पूछी जाती है तब ये उसके अंदर डिस्क्राइब करना है, लेकिन थोड़ा सा आप जब पूरा पढ़ लोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कितना आप यहाँ पे दिखाओगे। देखिए, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के अंदर आपको दो चीजें पढ़नी है, एक पॉजिटिव कॉलॉइड पार्टिकल और एक नेगेटिव कॉलॉइड पार्टिकल। पॉजिटिव कॉलॉइड पार्टिकल, इसके एग्जांपल भी मैं आपको दूंगा, कौन कौन से पार्टिकल, कौन कौन से कॉलॉइड्स ऐसे हैं जो पॉजिटिव है, कौन कौन से कॉलॉइड है वो नेगेटिव है। उसके बाद हमें इसी थियरी के अंदर हमें वो भी पढ़ना है कि भाई जो प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन है वो क्यों, कैसा होता है, क्या होता है, कौन प्रीफर ज्यादा करता है। ठीक है? कौन से कॉलॉइड कौन से सॉल्व बनाने के लिए कौन से आयन को ज्यादा प्रीफर करते हैं, वो सारी बातें हमें आगे पढ़नी है। लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे सिर्फ कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के अंदर हमें कोई भी सॉल्व, हमारे पास कोई भी कॉलॉइड के पार्टिकल है वो दो प्रकार के, यानी कि नेगेटिव या पॉजिटिव पार्ट में क्या रहते हैं, डिवाइड रहते हैं। आखिर में तो हमारा जो सॉल्यूशन है, हमारा ध्यान रखिएगा खास, कुछ बच्चे समझ लेंगे कि वो पॉजिटिव नेगेटिव है इसलिए वो न्यूट्रल नहीं रहते, पर हमारा जो कॉलॉइडल सॉल्यूशन है वो कॉलॉइडल सॉल्यूशन वो क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है। क्या रहता है, इस बात को ध्यान रखिएगा खास, न्यूट्रल होता है। एक एग्जांपल देके आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए, हमने पढ़ा भी था ये बात, ब्रेडिक्स आर्क मेथड के अंदर भी आया था, और हमने आगे पेप्टाइजेशन के अंदर भी ये चीज पढ़ी थी। पेप्टाइजेशन के अंदर भी खास चीज ये पढ़ा था। देखिए, जैसे हम एक बात कर लेते हैं, मुझे एक सॉल्व बनाना है, एक सॉल्व जैसे कि मेरे पास पहले चलो है Ag। क्लियर? एक मैंने सॉल्व है मेरे पास Ag का, मेरे पास सॉल्व है, एक कॉलॉइड है मेरे पास Ag का। अब उसके अंदर उसकी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए मैं उसके अंदर डाल देता हूं AgNO3। रेडी? पेप्टाइजेशन के वक्त मैंने आपको ये चीज बताई हुई थी कि आप स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए उसके अंदर, क्या आप स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए उसके अंदर कोई एक बाहर से एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट डालते हो, है ना? ये चीज हमने बात की थी। एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट आप उसके अंदर क्या कर देते हो, एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट आप उसके अंदर डाल देते हो। रेडी? तो जो एक्सेस अमाउंट का इलेक्ट्रोलाइट आपने उसके अंदर जो डाला हुआ है वो इलेक्ट्रोलाइट सुटेबल होता है, सुटेबल होता है ना। पेप्टाइजेशन के अंदर शायद मैंने आपको वो बात बताई थी, नहीं बताई तो आप यहाँ पे ध्यान रख लीजिए कि यहाँ पे हमें जो हमें इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डालना है,
इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए वो कौन से डालना होता है कि भाई इन दोनों का जो सुटेबल जो प्रेफरेंस है, यानी कि कॉमन एक आयन कॉमन होना चाहिए। जैसे कि मैंने Ag लिया तो यहाँ पे मैं AgNO3 डालूंगा, कोई भी एक पॉजिटिव या नेगेटिव आयन कॉमन होना चाहिए। रेडी, मैं यहाँ पे AgI लेता हूँ तो मुझे यहाँ पे कोई I वाला या Ag वाला कोई वहां से इलेक्ट्रोलाइट डालना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने बात की थी KOH की, तो मैं एज अ एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट अगर मैं KOH डाल रहा हूँ स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, तो मुझे यहाँ पे सोल अगर मेरा जो होगा वो किसका होगा, K का होगा। एक बात आप याद कीजिए, हमने प्रिपरेशन पढ़ी थी, उसमें केमिकल प्रिपरेशन के अंदर एक बात आखिर के अंदर पढ़ा था, वो एग्जांपल था जब मैंने आयरन हाइड्रोक्साइड का सॉल्व बनाया था, तब मैंने एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट उसके अंदर डाला था FeCl3। याद कीजिए इसको, याद आया, ये तरफ से याद आ गया। देखिए FeOH थ्राइस जब मैंने बनाया था, ये जो है वो मेरा सॉल है, ये सॉल बनाने के लिए मैंने क्या किया था, उसके अंदर एक्सेस अमाउंट में जो इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ था, वो इलेक्ट्रोलाइट कौन सा था, FeCl3, क्योंकि Fe जो है उसके अंदर कॉमन आयन के रूप में रहता है। क्लियर, तो यहाँ पे देखिए ये जो है ना वो सुइटेबल रहता है। क्या होता है सुइटेबल, यानी कि जब, ये तो मैंने सिर्फ समझा दिया आपको पता चल जाए, इसलिए हम अपने टॉपिक पे आते। क्या था, मेरे पास Ag का सॉल था, Ag के सॉल, उसके अंदर मैंने एक एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, AgNO3। अब होगा क्या, स्टेबिलिटी का काम, स्टेबिलिटी बढ़ने का काम क्या था, ये भाई पेरियोडिक चार्ट में देखिए गोल्ड था, यहाँ पे सिल्वर है, आसानी से अलग हो गए। अब वो अलग होने के बाद वापिस से मिक्स होके नीचे ना बैठ जाए, वापिस से मिक्स होके नीचे ना बैठ जाए, उसको रोकना हमारा काम था। और ये रोकता कौन है, ये यानी कि ये जो Ag है उसके आसपास, आप याद कीजिए इस टॉपिक को मैंने आपको पढ़ा दिया, क्या हो जाता है, इससे पॉजिटिव आयन बन जाते हैं। और ऐसा दूसरा Ag भी होता है, जैसे कि मैं सॉल्यूशन के अंदर ही समझिएगा, मैं जगह नहीं इसलिए बता रहा हूं, उस दूसरे Ag के आसपास भी ऐसे पॉजिटिव पार्टिकल आ जाते हैं, पॉजिटिव पार्ट आ जाते हैं। यानी ये जो पॉजिटिव पॉजिटिव दूसरे को क्या करते हैं, रिपल, इसलिए वो एक दूसरे के साथ जुड़ते नहीं है और वो सस्पेंड होके नीचे नहीं बैठ जाते। क्लियर ना, ये दोनों सस्पेंड होके वापस अगर नीचे बैठ जाएंगे तो फिर तो कोई बात ही नहीं बनेगी। क्लियर, वो अलग रहते हैं। अब मैंने यहाँ पे आपको बताया कि ये पॉजिटिव नेगेटिव रहता है, एक्चुअल में क्यों, देखिए ये भाई पॉजिटिव हो गया, क्यों, क्योंकि इसने अपना एक्सेस Ag+ का जो प्रोटॉन था, जो पॉजिटिव पार्ट था, वो इसके आसपास लगा दिया। तो इसके पास एक और चीज भी है, कौन, NO3। वो कहां पे पड़ रही, सॉल्यूशन में पड़ रही है ना, जो सॉल्यूशन के अंदर वो चीज था, सॉल्यूशन के अंदर ये चीज पड़ी रही, ये जो NO3- है, NO3- वो सॉल्यूशन के अंदर पड़ा रहा। अब हमारा सॉल्यूशन दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक हमारा जो डिस्पर्स्ड फेज था वो कौन से पार्ट में आ गया, पॉजिटिव पार्ट में आ गया, और हमारा जो सॉल्यूशन यानी डिस्पर्सिंग मीडियम है वो कौन से पार्ट में आ गया, नेगेटिव पार्ट में आ गया। क्लियर ना, यानी कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में आपको सीखना ही वही है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी मींस व्हाट, कि कोई भी कॉलॉइड पार्टिकल, कोई भी कॉलॉइडल सॉल्यूशन, उसके अंदर डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सिंग मीडियम वो नेगेटिव, ये मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया है, ऐसा मत समझ लेना कि डिस्पर्स्ड फेज ही पॉजिटिव होता है, डिस्पर्सिंग मीडियम ही नेगेटिव होता है, ऐसा नहीं होता। डिपेंड्स ऑन सोल रहता है वो। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई ये नेगेटिव पार्टिकल है, वो डिस्पर्स्ड फेज कभी नेगेटिव हो जाता है, कभी कभी डिस्पर्सिंग मीडियम हमारा जो है वो पॉजिटिव हो जाता है। वो डिपेंड करता है सोल के ऊपर। अगले लेक्चर के अंदर आपको ये सारी बातें क्लियर हो ही जाएगी कि कौन पॉजिटिव रहता है, कौन नेगेटिव रहता है, वो सारी। लेकिन फिलहाल हम समझिए क्या, कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ कॉलॉइड्स मींस colloids bifurcate into further two part, positive colloids and negative colloids। clear, and positive colloids और negative colloids जनरेट हुए कैसे, तो मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया कि भाई ऐसा सब होता है, इसलिए सॉल्यूशन के अंदर दो पार्टीशन हो जाते हैं, एक नेगेटिव पार्ट में आ जाता है, एक पॉजिटिव पार्ट में आ जाता है, एक डिस्पर्स्ड फेज, एक डिस्पर्सिंग मीडियम, और वो दोनों अलग अलग अट्रैक्शन हो जाते हैं, ठीक, अलग अलग पार्ट में बिखर जाते हैं ना। अरे बेस्ट एग्जांपल है ना यार, आपने देखिए, आपने पढ़ा था लियोफोबिक सॉल होता है, लियोफोबिक सॉल होता है, वो कभी एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होता है, नहीं होता ना, दूर भागते हैं, लियोफोबिक दूर भागते एक दूसरे से, दूर भागते हैं, तभी तो वो सॉल्व पॉसिबल नहीं होता था। इसीलिए तो उसको बनाने के लिए कोई प्रॉपर मेथड अप्लाई करनी पड़ती थी ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनाने के लिए ही तो हम कोई मेथड अप्लाई करते थे। यहाँ पे देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपने आप आ गया, एक पार्ट पॉजिटिव हो गया, एक पार्ट नेगेटिव हो गया। नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट करके हमारा जो लाइफोबिक सॉल है वो बन जाएगा। सिंपल, कंटेंट टू कंटेंट बात हो गई ना हमारी सीधी, कि भाई लाइफोबिक सॉल को बनाना इजी नहीं था, हार्ड था। बनाने के लिए हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लाना पड़ता था। देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस तरीके से आता है, देखिए हो गई पूरी थियरी मर्ज हो गई, पूरी थियरी कंबाइंड हो गई, किस तरीके से इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी भी इसके अंदर इंप्लीमेंट होती है। ठीक है, समझ में आई बात।
डिटेल के अंदर तो हमें आगे जानना ही है, अगले लेक्चर में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा इस बात को लेके कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, वो सारी बातें। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हमें एक बात आगे भी कंटिन्यू रखनी है, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए हमने 6 प्रॉपर्टी को खत्म कर दिया, वो 6 प्रॉपर्टी आप लोग अच्छी तरीके से याद रखिएगा और अच्छी तरीके से खुद से नोट्स बना के लिखिएगा। मैं हर वक्त कहता हूं कि आपके पास मटेरियल बहुत सारा अवेलेबल होगा, मार्केट के अंदर भी बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, पर आपने जो नोट्स खुद से बनाई है, जो समझ के बनाई है, वही आपको एट अ टाइम एग्जाम के अंदर काम में आएगा और वही चीज आपको दिमाग में स्पार्क होगी एग्जाम के टाइम पे। ठीक है, और पूरे लेक्चर के बाद हर वक्त जैसा मैं बताता हूं कि ये सारी इंफॉर्मेशन हमारी वीडियो की ऐसे बच्चे हैं जो ये सारी बातें अफोर्ड नहीं कर सकते, उन लोगों तक शेयर कीजिए, हमारे लिंक उन लोगों तक पहुंचाइए। अगर आपने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। टिल देन, थैंक्स अ लॉट।